जय हिंद दोस्तों। एटीएस सक्सेस कोचिंग में आपका स्वागत है और हमारा यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहिए। चलिए हम पढ़ते हैं एमए, प्रथम वर्ष है, राजनीतिक विज्ञान, पेपर तीसरा है, लोक प्रशासन के सिद्धांत और वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी सीओ सीरीज है ये। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सीओ सीरीज की व्याख्या की ओर। तो हम पढ़ेंगे खंड अ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। लोक प्रशासन की कोई एक परिभाषा दीजिए। लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन प्रशासन का वह अंग है जिसका संबंध सरकार से है और इस प्रकार मौलिक रूप से उसका संबंध कार्यपालिका से है। पोस्टर्ड कार्ब का क्या दृष्टिकोण है? पोस्टर्ड कार्ब का उपयुक्त दृष्टिकोण लोक प्रशासन के क्षेत्र की विस्तृत विवेचना करना है। प्रशासकीय क्षेत्र की व्यापक विवेचना पोस्टर्ड कार्ब के रूप में लूथर गुलिक ने की है। पोस्टर्ड कार्ब का अर्थ बताइए। पोस्टर्ड कार्ब का संबंध प्रशासन के व्यवहारिक ज्ञान से है और विषय वस्तु के ज्ञान का संबंध प्रशासन के सैद्धांतिक पक्ष से है। लोक प्रशासन का क्या उद्देश्य है? लोक प्रशासन लोक हित के लिए सरकार द्वारा किया जाने वाला एक संगठित प्रयास है। इसका मूल उद्देश्य सार्वजनिक समस्याओं का शासकीय कर्मचारियों द्वारा उचित मूल्यांकन तथा निर्देशन है। लोक प्रशासन के संबंध में उनके स्वरूप को निर्धारित करने वाली कोई दो विशेषताएं बताइए। विशेषताएं: पहला, लोक प्रशासन का वह पक्ष है जिसका संबंध सार्वजनिक समस्याओं से है। लोक प्रशासन सार्वजनिक हित के लिए मानव तथा भौतिक साधनों का संगठित कार्यक्रम है। लोक प्रशासन के अध्ययन के कितने दृष्टिकोण हैं? लोक प्रशासन के अध्ययन के 4 दृष्टिकोण हैं। व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण, पोस्टर्ड कार्ब दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण। लोक प्रशासन में मानवीय तत्व के कितने रूप हैं? लोक प्रशासन में मानवीय तत्व के 2 रूप हैं। प्रशासन और उनके कर्मचारियों के मध्य संबंध तथा दूसरा, प्रशासन और जनता के मध्य संबंध। लोक प्रशासन की कैसी प्रवृत्ति है? लोक प्रशासन विज्ञान भी है और श्रेष्ठ कला भी है। इसका सैद्धांतिक पहलू इसे विज्ञान का स्वरूप प्रदान करता है तथा व्यवहारिक पहलू उसे कला का स्वरूप प्रदान करता है। अतः लोक प्रशासन एक वैज्ञानिक एवं कला दोनों है। अतः लोक प्रशासन एक विज्ञान एवं कला दोनों है। लोक प्रशासन के 2 महत्व बताइए। महत्व: लोक प्रशासन संचार के माध्यम के रूप में कार्य करता है। दूसरा, लोक प्रशासन का संबंध देशों की सांस्कृतिक विशेषकर राजनीतिक संस्कृति के साथ है। लोकतांत्रिक तकनीकी किसे कहते हैं? कुछ ऐसे तकनीकी हैं जो जिम्मेदारी एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा देती हैं और जो
प्रक्रिया और दूसरों का अध्ययन देने के गुणों में वृद्धि करती हैं। ये लोकतांत्रिक तकनीकी कहलाती हैं। लोक प्रशासन किसे कहते हैं? जहां मानव समाज की प्रायः सभी समस्याओं के लिए राज्य व्यवस्था की अपेक्षा की जाती है। समाज हित का अधिकांश भाग शासन व्यवस्था की दक्षता और कुशलता पर निर्भर हो जाता है। शासन द्वारा किए जाने वाली यह व्यवस्था लोक प्रशासन कहलाती है। आधुनिक समाज में लोक प्रशासन के दो महत्व बताइए। महत्व: लोक प्रशासन अपने उत्तरदायित्व के अंतर्गत नागरिकों की समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण सहायता करता है। दूसरा, विधि व्यवस्था के माध्यम से ही समाज में नागरिक के अधिकारों की रक्षा होती है। इसी विधि व्यवस्था को लागू करना लोक प्रशासन की दायित्व है। लोकतंत्रात्मक प्रशासन से क्या अभिप्राय है? लोकतंत्रात्मक प्रशासन का वह रूप है जिसमें सरकारी तंत्र के संचालन में स्वयं जनता भाग लेती है। प्रशासनिक नीतियाँ जनता की स्वीकृति से निर्मित की जाती हैं। लोक प्रशासन के कितने मापदंड हैं? मुंशियर पुजेल ला के अनुसार लोकतंत्रात्मक प्रशासन के 3 मापदंड हैं। वह आम नागरिकों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहता है। दूसरा, प्रशासन को केवल अधिकारी वर्ग के पदोन्नति द्वारा ही नहीं वरना लोक स्वतंत्रताओं द्वारा भी नियंत्रित होना चाहिए। तीसरा, प्रशासन शक्तियों को राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण एवं निर्देशन के अधीन रहना चाहिए। लोकतंत्रात्मक शासन की कोई 2 विशेषताएं बताइए। 2 विशेषताएं: पहला, लोकतंत्र में जनता की प्रशासन में सक्रिय भागीदारी होती है। दूसरा, लोकतंत्र में प्रशासन निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारी नहीं बन सकता। लोकतंत्र में प्रशासन की कैसी भूमिका होती है? लोकतंत्र में प्रशासन सेवा की भूमिका अदा करता है। प्रशासन का ध्येय सार्वजनिक हित होती है और प्रशासन की महान सार्वजनिक भूमिका होती है। लोकतंत्र में प्रशासन की एक नैतिक कार्य है और प्रशासन एक नैतिक अभिकर्ता। लोक कल्याणकारी राज्य से क्या अभिप्राय है? लोक कल्याणकारी राज्य उस राज्य को कहते हैं जहां सरकार का उद्देश्य आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा तथा न्याय व्यवस्था के अतिरिक्त जन कल्याण के लिए काम करता है। पारिस्थितिकीय उपागम क्या है? पारिस्थितिकीय उपागम के अनुसार संगठन के ढांचे, पद्धतियों और उद्देश्यों पर बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा तथा इसका प्रभाव पड़ने से परिवर्तन निश्चित हो जाते हैं जो संगठन परिवर्तित वातावरण के अनुकूल अपने को ही नहीं बना पाते हैं वे अनुपयोगी और असफल सिद्ध होते हैं। विकासशील देशों में लोक प्रशासन की 2 भूमिका बताइए। विशेषता: पहला, विकासशील देशों के प्रशासन नीति निर्माण और क्रियान्वयन द्वारा अधिक राजनीतिक शक्ति तथा
मानने का उपयोग करते हैं। विकासशील देशों का प्रशासन विकासोन्मुखी है। नवीन लोक प्रशासन में क्या नवीनता? नवीन लोक प्रशासन मानववाद, विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, बहुवाद, व्यक्तिगत वृद्धि, प्रशासन गरिमा आदि का समर्थन करता है। 4 प्रमुख बातों प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समानता तथा परिवर्तन को नवीन लोक प्रशासन के लेखन में खोजा जा सकता है। नवीन लोक प्रशासन की कोई 2 विशेषताएं बताइए। विशेषताएं: नवीन लोक प्रशासन ग्राहकों की संतुष्टि पर बल देना। नवीन लोक प्रशासन की उत्पत्ति नागरिकों के हित में है। लोक कल्याणकारी राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं? सबके लिए सामान्य अवसर प्रदान करना, अमीरों तथा गरीबों के बीच अंतर मिटाना तथा रहन-सहन के स्तरों को ऊंचा उठाना लोक कल्याणकारी राज्य के आधारभूत तत्व। लोकतांत्रिक तकनीकी क्या होता है? कुछ ऐसी तकनीकी जो जिम्मेदारी एवं उत्तरदायित्वों को बढ़ावा देती हैं और जो प्रक्रिया और दूसरों पर अध्ययन देने के गुणों में वृद्धि करती हैं, ये लोकतांत्रिक तकनीकी कहलाती हैं। लोक प्रशासन तथा राजनीतिक में अंतर बताइए। लोक प्रशासन केवल सरकारी कर्मचारियों का क्षेत्र है जिसकी अपनी भूमिका इतनी सीमित होती है, वे नीति निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, जबकि राजनीति को सत्ता का विज्ञान मानते हुए मूल रूपों से नीति निर्धारक काल माना गया। वैज्ञानिक प्रबंध के कोई 2 सिद्धांत बताइए। वैज्ञानिक प्रबंध के 2 सिद्धांत: कार्य संबंधित अनुमान का सिद्धांत, सामग्री का वैज्ञानिक चुनाव एवं प्रयोगों का सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध के कोई 2 लाभ बताइए। वैज्ञानिक प्रबंध के 2 लाभ निम्नलिखित हैं। मजदूरी में वृद्धि। अनुसंधान के द्वारा आंकड़ों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि जिस कारखानों में वैज्ञानिक प्रबंध लागू किया गया, उसके श्रमिकों की मजदूरी में सदैव वृद्धि हुई। काम का समय कम हो जाता है। वैज्ञानिक विधियों के अनुसार काम करने से श्रम कम से कम समय में अधिक से अधिक काम कर सकता है। आदेश की एकता सिद्धांत से आपसे क्या अभिप्राय है? आदेश की एकता का अर्थ है कि संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाला कोई भी कर्मचारी अपने से ऊंचे एक से अधिक अधिकारियों से आदेश ग्रहण नहीं करेगा। यदि संगठन में किसी व्यक्ति से 2 परस्पर विरोधी आदेशों को मानने को कहा जाता है तो परिणाम स्वरूप भ्रम तथा अकुशलता उत्पन्न होती है। आदेश देने वाले के एक होने के कारण ही इसे आदेश की एकता का सिद्धांत कहा जाता है। विकेंद्रित व्यवस्था के कोई 2 गुण बताइए। और दोष की व्याख्या कीजिए। चलिए, विकेंद्रित व्यवस्था के गुण निम्नलिखित हैं। पहला, विकेंद्रित व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्रीय कर्मचारियों को अपनी कुशलता तथा दक्षता का प्रयोग करने का अवसर
सुलभ होता है। दूसरा, प्रशासन की अभिकेंद्रित व्यवस्था में कर्मचारियों तथा सभी अधिकारियों एवं जनता में परस्पर अपनत्व की भावना पाई जाती है। दोष, विकेंद्रित व्यवस्था में स्थानीय व्यवस्था के प्रभाव के फलस्वरूप प्रशासकीय कर्मचारी राष्ट्रीय हित की उपेक्षा कर सकते हैं। दूसरा, इसकी व्यवस्था में प्रशासकीय कर्मचारियों में व्यापक दृष्टिकोण का अभाव होता है। नौकरशाही की शाब्दिक अर्थ बताइए। अर्थ का परिभाषा। अंग्रेजी का यह शब्द ब्यूरोक्रेसी फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो से निर्मित है, जिसका अर्थ लिखने का मेज या डेस्क है। लिंकन द्वारा लिखी गई प्रजातंत्र की परिभाषा के सामान्य ही शब्दार्थ की परिभाषा यदि की जाए तो वह इस प्रकार होगी। ब्यूरो के द्वारा और ब्यूरो के लिए सरकार। वस्तुतः यह स्वयं में बदनाम एक बहुअर्थी शब्द है। वैज्ञानिक प्रबंध। टेलर के प्रबंधन के क्षेत्र में जो योग्य दिया जाए उसके आगमन से वैज्ञानिक प्रबंध के नवीन युग का श्री गणेश हुआ। हाथोर्न अध्ययन। यह अध्ययन शिकागो स्थित वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी का निर्माण इकाई हाथोर्न कारखाने में किए गए थे और यह बेल टेलीफोन कंपनी का एक अंग था, जिसका मुख्य कार्यालय फिलाडेल्फिया में था। ये प्रयोग एल्टन मेयो के नेतृत्व में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक दल ने किए थे, जो लगभग 16 वर्ष 1924 से 1940 तक चलते रहे और ये समाज विज्ञान में अभी तक के इतिहास में साधनीपूर्वक आयोजित प्रयोगों में संभवतः सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। अभिकेंद्रीकरण तथा प्रत्यायोजन में अंतर। अभिकेंद्रीकरण एवं प्रत्यायोजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभिकेंद्रीकरण की योजना प्रत्यायोजन में भिन्न है। दोनों के बीच मौलिक अंतर यह है कि अभिकेंद्रीकरण की अवस्था में स्थानीय निकायों की जो शक्तियां सौंपी जाती हैं वे प्रायः स्वायत्त होती हैं और ये उस क्षेत्र में किए गए कार्यों का उत्तरदायित्व स्वयं के कंधों पर रहता है। प्रत्यायोजन में यह स्थिति नहीं रहती, जिसमें क्षेत्रीय अभिकेंद्रीकरणों को जो कार्य सौंपे जाते हैं उन्हें करने के लिए न तो वे स्वायत्त होती हैं और न ही उनकी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। वास्तव में वे मुख्य कार्यालयों के
नाम पर उन शक्तियों का उपयोग करती हैं। नियोजन के प्रकार। नियोजन कई प्रकार की होती हैं। इसे प्रक्रिया, विषय वस्तु, लक्ष्य आदि के आधार पर कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। विषय वस्तु के आधार पर नियोजन मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। भौतिक नियोजन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, प्रशासकीय अथवा प्रबंधनात्मक नियोजन। नियोजन का एक दूसरे महत्वपूर्ण भेद सरकारी एवं गैर सरकारी के रूप में किया जाता है। प्रक्रिया के आधार पर नियोजन को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन। लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? वुडरो को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। इनके द्वारा प्रशासन अध्ययन पर लिखा गया है कि एक निबंध पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिससे यह अध्ययन क्षेत्र की प्रथम युग प्रवर्तक घटना माना जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधकीय सिद्धांत क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध 2 शब्दों के संयोग से बना है। वैज्ञानिक प्लस प्रबंध। वैज्ञानिक के तात्पर्य है विज्ञान संबंधित और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट जानकारी अथवा ज्ञान की अभिवृद्धि। प्रबंध से आशय किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलने से। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है कि विशिष्ट ज्ञान से किसी को सुव्यवस्थित ढंग से करना। अनुभव द्वारा सुधार व विकास करने के परंपरागत सिद्धांत गलती करो और सुधारों के स्थान पर निश्चित सिद्धांतों एवं नियमों के आधार पर प्रबंध का संचालन करना वैज्ञानिक प्रबंधकीय सिद्धांत है। संगठन का अर्थ है किसी चीज का व्यवस्थित ढांचा बनाना या किसी वस्तु का आकार निश्चित करना तथा इसको कार्य करने की स्थिति में लाना। संगठन के कोई 3 आवश्यक तत्व हैं। मानव तत्व का नियंत्रण, निश्चित लक्ष्य की अनुभूति, साधन सामग्री तथा स्थान की व्यवस्था। संगठन की कोई एक परिभाषा दीजिए। मूने के अनुसार किसी भी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानवीय संघ के प्रत्येक रूप को संगठन कहते हैं। प्रशासकीय संगठन की कोई 3 प्रमुख सिद्धांत लिखिए। पद सोपान सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, उत्तरदायित्व और सत्ता का सिद्धांत। प्रणाली या व्यवस्था उपागमन से क्या अभिप्राय है? व्यवस्था विचारधारा संगठन का एक आधुनिक सिद्धांत है जिसके अनुसार एक व्यवस्था या प्रणाली में वे सब अंग सम्मिलित होते हैं जो परस्पर निर्भर हुआ करते हैं। संगठन की प्रणाली में निहित कोई 3 तत्व बताइए। औपचारिक संरचना, अनौपचारिक संरचना, तकनीकी व्यवस्था। औपचारिक संरचना से आप क्या समझते हैं? औपचारिक संरचना संगठन प्रणाली को प्रभावित करने वाला एक परिवर्तनशील तत्व है क्योंकि यह संगठन के लक्ष्य को निर्धारित करती है, कार्यों को विभक्त करती है और उन कार्यों को समन्वित
तथा नियंत्रित करती हैं। संगठन की समस्याओं के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण क्या हैं? संगठन की समस्याओं को प्रायः निम्नलिखित दृष्टिकोण से देखा जाता है: यांत्रिक दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण, अनौपचारिक दृष्टिकोण से, औपचारिक दृष्टिकोण से, अनौपचारिक दृष्टिकोण से। उर्विक का यांत्रिक दृष्टिकोण क्या है? यांत्रिक दृष्टिकोण के अनुसार संगठन मूलतः एक अनौपचारिक संरचना अथवा योजना है। कुल सुनिश्चित सिद्धांतों की सहायता से विशेषज्ञ इस योजना का निर्माण उसी प्रकार कर सकते हैं जिस प्रकार कोई वास्तुकला के सिद्धांत की सहायता से किसी भवन की योजना बनाता है। संगठन की समस्याओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण बताइए। मानवीय दृष्टिकोण के समर्थकों के अनुसार मानवीय तत्व की अपेक्षा करने वाली संगठन की भावना सामाजिक हितों की प्रतिकूल रहेगी। मानवीय दृष्टिकोण में मनुष्यों, मानवीय प्रेरक शक्तियों तथा अनौपचारिक सामुदायिक कार्य पद्धति पर अधिक बल दिया जाता है। औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन के मध्य दो अंतर लिखिए। अंतर: औपचारिक संगठन कानून अथवा सत्ता प्राप्त अधिकारी द्वारा बनाया जाता है। अनौपचारिक संगठन कानून अथवा सत्ता अधिकारियों द्वारा नहीं बनाया जाता है। औपचारिक संगठन योजनाबद्ध होता है, अनौपचारिक संगठन योजनाबद्ध नहीं होता। संगठन के निर्माण के कितने आधार हैं? लूथर गुलिक के संगठन के निर्माण के 4 प्रमुख आधार बताते हैं: कार्य अथवा उद्देश्य का आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर, व्यक्तियों के आधार पर, क्षेत्र अथवा स्थान के आधार पर। संगठनों के प्रमुख सिद्धांत। संगठनों के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं: पदस्वपायन का सिद्धांत, आदेश एकता का सिद्धांत, नियंत्रण का क्षेत्र, उत्तरदायित्व और सत्ता सिद्धांत, एकीकृत अथवा बनाम स्वतंत्र व्यवस्था सिद्धांत, पुनर्गठन का सिद्धांत, समन्वय सिद्धांत, प्रत्यायोजन का सिद्धांत। पदस्वपायन का अर्थ श्रेणीबद्ध संगठन। पदस्वपायन एक ऐसे संगठन का परिचर्या होता है जो पदों के उत्तरोक्रम के अनुसार सोपान अथवा सीढ़ी की भांति संगठित किया जाए। पदस्वपायन की कोई एक परिभाषा दीजिए। सत्ता और शक्ति के सूत्र जब ऊपर और नीचे एक सूत्र में आबद्ध हो जाए, जिसमें आधार अधिक व्यापक तथा शीर्ष पर संकुचित हो, पदस्वपायन कहलाता है। पदस्वपायन के 2 लक्षण विशेषताएं बताइए। विशेषताएं: पदस्वपायन में सत्ता प्रवाह उत्तर से नीचे की ओर होता है। शिखर पर सर्वोच्च सत्ताधिकारी व्यक्ति होता है। दूसरा, पदस्वपायन में प्रत्येक कर्मचारी का कार्य सुनिर्धारित करता है, वह अपने दायित्व के अनुरूप ही कार्य करता है। पदस्वपायन के प्रकार बताइए। पदस्वपायन के प्रकार: कार्य आधारित पद सोपायन, कुशलाओं का पद सोपायन, वेतन आधारित सोपायन, प्रतिष्ठा का पद सोपान व्यवस्था के 2 दोष बताइए। पद सोपान पद्धति द्वारा लोक प्रशासन में कठिनाई
तो आती रहती हैं, साथ ही भ्रष्टाचार में वृद्धि भी होती है। पद सोपान व्यवस्था से कार्य में विलम्ब होता है। पद सोपान व्यवस्था के 2 गुण बताइए। गुण: इसमें आदेश की एकता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। इसमें संगठन की समस्त इकाइयां एकीकृत या समग्रीकृत रहती हैं। अभिकेंद्रण की परिभाषा दीजिए। डॉक्टर L.D. व्हाइट के अनुसार प्रशासनिक सत्ता का नीचे से ऊपर की धरातल में जाना केंद्रीकरण और इसका उलट विकेंद्रीकरण है। केंद्रीकरण के 2 लक्षण बताइए। लक्षण: केंद्रीकृत व्यवस्था सत्ता का स्रोत ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। दूसरा, केंद्रीय कार्यालय की अनुमति के बिना किया गया कोई भी कार्य अवैध होता है। विकेंद्रीकरण के 2 लक्षण बताइए। लक्षण: विकेंद्रीकरण सत्ता या शक्ति स्थानीय इकाइयों के कार्यालयों में विभाजित कर दी जाती है। दूसरा, विकेंद्रीकरण के कारण स्थानीय इकाइयों का निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? लोक प्रशासन में जब किसी विभाग के सर्वप्रमुख अधिकारी की शक्तियों को हस्तांतरित कर दिया जाता है तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। नौकरशाही की 2 विशेषताएं बताइए। नियुक्तियां पदसोपान पद्धति के आधार पर होती हैं। दूसरा, कर्मचारियों के कार्य पूर्व निश्चित नियमों के अनुसार ही संचालित होते हैं। नौकरशाही के प्रमुख 3 लक्षण: कानून व नियमों में दृढ़ विकास, प्रत्येक पद हेतु निर्धारित सत्ता का आधार राज्य व शासन कानून। भारतीय नौकरशाही की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। लोक सेवा में संबंधित सदस्य अस्थायी रूप से अपने पदों पर बने रहते हैं। दूसरा, लोक सेवाओं का संगठन पदों-सोपान के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। नौकरशाही कितने प्रकार की होती है? नौकरशाही के प्रकार: अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही। तीसरा, संरक्षक नौकरशाही, गुणों पर आधारित नौकरशाही, बेयरफुट ब्यूरोक्रेसी। चौथा, क्रीमिटेड ब्यूरोक्रेसी, प्रतिनिधित्व और अप्रतिनिधित्व नौकरशाही। अभिभावक नौकरशाही क्या है? अभिभावक नौकरशाही में ऐसे विद्यमान अधिकारीगण होते हैं जो शास्त्रोक्त आचरण में दीक्षित होते हैं। ऐसे नौकरशाही उत्तरदायी एवं अधिकारयुक्त पर समक्ष न्यायपूर्वक एवं कार्यकुशल होती हैं। संरक्षक नौकरशाही: संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम लूट पद्धति है। इसका परंपरागत घर संयुक्त राज्य अमेरिका है। संरक्षक नौकरशाही में सरकारी पद किसी व्यक्ति, अनुग्रह या राजनीतिक पुरस्कार के रूप में बांटे जाते हैं। नौकरशाही के प्रमुख दोष। नौकरशाही के प्रमुख दोष: लकीर के फकीर, लाल फीताशाही, गर्व का भावना, दक्षिणपंथी तथा रूढ़िवादी, तानाशाही, अक्षरशः पालन, आकार में वृद्धि और कार्य कुशलता में कमी। नौकरशाही में सुधार के लिए कोई 2 प्रमुख सुझाव अधिकारियों द्वारा विकेंद्रित किया जाए। सरकारों को सार्वजनिक कार्यों के हित में यदि
योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता है तो उनकी भर्ती में पक्षपात का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए।